नमस्कार। तो आज के सेशन में हम यहाँ पर ज्योग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही मैं बता दूँ कि जो हमारा अगला सेशन होगा वो बीएड वालों के लिए है। ठीक है, स्पेशली जो बीएड करना चाहते हैं उनके लिए होगा। उसमें हम यहाँ पे 250 से 500 प्रश्नों का एक कंपाइलेशन वीडियो डालेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसके साथ ही साथ में बीएड की जो पुस्तक आती है, ठीक है, मैं कटरा मार्केट अभी कुछ दिन में जाऊँगा और वहाँ से मैं लेके आऊँगा, तो उसको अपलोड कर दिया जाएगा और साथ में जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो अपलोड हो जाएंगे कुछ दिन में। ठीक है, 10 तारीख के बाद, यानी आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 10 दिन का वक्त आपको दिया जाएगा। दूसरी बात ये है कि बाकी सब विषय आई होप कि आपने आप डाउनलोड कर लिया होगा। ठीक है, और आप उनसे जो है डेफिनेटली आप सॉल्व कर रहे होंगे उन प्रश्न पत्रों को जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दिया है। बीए, बीएससी, बीकॉम, चाहे एलएलबी का हो चाहे एमए का हो, ठीक है, उसको आप डाउनलोड कीजिए और डेली को रूटीन बना लीजिए कि आप डेली जो है 1 से 2 प्रश्न पत्र सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद ये हमारा सेशन चलता रहेगा। ये काफ़ी बेनिफिशरी रहेगा। ठीक है, क्योंकि यही सब जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि अब जो है सेक्शन वाइज चला जाए। जैसे बीएड का एक तरफा हो जाए, फिर एमए का एक तरफा हो जाए। जो कॉमन चीज़ें थी वो हालांकि ये ख़त्म हो जाएगा 1-2 वीडियो के बाद। ठीक है, अगला रीजनिंग का जो हमारी होगी अगली क्लास वो रीजनिंग की होगी। तो रीजनिंग से जितने संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पे देख लेंगे। इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा सेशन। फिर अगला सेशन जो हमारा आएगा वो डेडिकेशन किसी बीए को लेकर के, बीएससी को लेकर के, एमए को लेकर के, एमएससी को लेकर के, इस तरीके से हमारा सेशन चलेगा। ठीक है, एक सर हमसे और जुड़ने वाले हैं जो कि बीएससी आपको पढ़ाएंगे मैथ। ठीक, उनको यहाँ पे हम देखने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही साथ में आपको अगर अभी तक आपने परचेज़ नहीं किया है या फिर आप डाउनलोड नहीं किया तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसको देखिए। ठीक है, एक पार्ट ही डाउनलोड कीजिए। ठीक है, 2 पार्ट नहीं कर पा रहे तो एक ही पार्ट डाउनलोड कीजिए। एटलीस्ट देखिए प्रश्न पत्र को। ठीक है, पहला पार्ट डाउनलोड करके प्रश्न पत्रों को देखिए, सॉल्व कीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। बाकी आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वो चीज़ें क्या होता है, वो चीज़ें आपको एक जगह दे दी जाती है। बाकी लूसेंट भी आपको जो है अगर मोर देन, क्योंकि सफिशिएंट टाइम होना चाहिए, सबसे बड़ी बात वो है। तो आप अपने हिसाब से आप एक बार देख लीजिएगा। अगली बात ये है कि थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे वीडियो को जो है जो नेट की प्रॉब्लम हो गई थी यहाँ पर। ठीक है, लखीमपुर में जो किसान आंदोलन हुआ था इस वजह से नेट वेट यहाँ पे अवध क्षेत्र में सब बाधित हो गया था। तो अभी मैं कुछ दिन में लखनऊ जाऊँगा, इसके बाद लखनऊ या 1-2 दिन बाद वहाँ इलाहाबाद में आऊँगा। तो सारी चीज़ें जो व्यवस्थाएँ वापस से सुचारू रूप से फिर से चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 241 नंबर यानी पहला प्रश्न हमारा होगा। पहला प्रश्न हमारा क्या है कि व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन क्या कहलाता है। तो जो व्यापार के उद्देश्य से जो फलों का उत्पादन किया जाता है उसे हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। ठीक है, इसी तरीके से बागानी कृषि का व्यापक है। तो बागानी कृषि जो है वो कैलिफोर्निया में व्यापक रूप से की जाती है। वहीं बात की जाए कुजबास कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो कुजबास कोयला क्षेत्र जो है वो रूस में अवस्थित है। वहीं बात की जाए कि रूस बेसिन कोयला उत्पादन क्षेत्र किस देश में स्थित है। तो रूस बेसिन कोयला उत्पादन जर्मनी में अवस्थित है। वहीं ढाका प्राचीन काल में किस लिए प्रसिद्ध था। तो ढाका जो था वो मलमल के लिए प्रसिद्ध था। ठीक, वहीं अगर बात की जाए कि ब्यूनस आयर्स निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ब्यूनस आयर्स जो है वो डेयरी पदार्थ व मांसों के लिए प्रसिद्ध है। वहीं बात की जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक औद्योगिकृत देश है। तो औद्योगिकृत जो है यहाँ सिंगापुर जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है कि आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि आंतरिक जल यातायात हेतु, ठीक है, इन ट्रैवलिंग के लिए सबसे उपयुक्त और महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो यह है राइन नदी। वहीं बात की जाए कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो वो है यूरोप। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, ये पूछा गया है। यह है शुक्र ग्रह जो है सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। वहीं पूछा गया है कि पृथ्वी से निकटतम दूरी पर अवस्थित किस ग्रह की है। तो आपको पता होगा कि जो शुक्र है वो ये सबसे निकट है पृथ्वी के। वहीं बात की जाए कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। ठीक है, भोर का तारा किसे कहते हैं, शुक्र को। ठीक, वहीं निम्नलिखित ग्रहों में किसे सौंदर्य का देवता कहते हैं। तो शुक्र को। सबसे अधिक चमकने वाला यानी चमकीला ग्रह कौन सा है। तो हम आपको पता होगा कि शुक्र ग्रह जो है वो सबसे चमकीला होता है। वहीं सूर्य की परिक्रमा करने के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है। तो जुलाई माह में। जब सूर्य की परिक्रमा करती है पृथ्वी तो जुलाई माह में अधिकतम दूरी पर होती है। ठीक है, वहीं अगले प्रश्न की बात किया जाए कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है। तो अधिकतम दूरी कब होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, 4 जुलाई को। ठीक है, जुलाई हमने देखा था, दूसरा कब होती है 4 जुलाई को। वहीं सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है 3 जनवरी को। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं। तो आपको पता होगा कि घूर्णन कहते हैं। ठीक है, परिभ्रमण किसे कहते हैं, परिभ्रमण जब वो किसी दूसरे ग्रह की परिक्रमा करता है, यानी सूर्य की परिक्रमा करता है तब। सूर्य क्या है, तारा है।
पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो अपसौर के दौरान। और उपसौर के दौरान क्या होती है? ये न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है। वही निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो अरिस्टोटल ने कहा था। ठीक है, अरस्तु ने। अगला प्रश्न हमारा है कि पृथ्वी की धुरी क्या है? तो पृथ्वी की आपको धुरी बताना है। तो पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है। ठीक है। वहीं अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारा क्या है कि किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण क्या है? जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। वो कौन सा ग्रह है पृथ्वी के अलावा? पृथ्वी के अलावा जो है वो मंगल ग्रह है। ठीक है, मिशन मंगल आपने देखा भी होगा। इसी प्रकार से देखा जाए तो सूर्य के इर्द गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो जो सबसे दूरी पर होगा बृहस्पति। ठीक है, इसको आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, इसकी वो थोड़ा सा पेंडिंग में है, 263 नंबर। अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ठीक है, 263 को हम यहाँ पे स्किप कीजिएगा। 264 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य तारा है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? तो शनि जो है इसके चारों ओर क्या है? वलय है। वही पूछा गया है कि शनि ग्रह के कितने उपग्रह होते हैं? तो 61 उपग्रह शनि ग्रह के होते हैं। वहीं बात की जाए कि शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी होती है? तो ये 10 वलय होते हैं। वहीं निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय होते हैं? तो शनि। और यूरेनस की खोज किसने की थी? ये किया था हर्शल ने। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? ये इंपॉर्टेंट है। तो यूरेनस जो है वो सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। ठीक है। रात की रानी किस ग्रह खगोलीय पिंड को कहते हैं? तो चंद्रमा को। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? तो चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो यह है चंद्रमा पर अवस्थित है। वहीं अगला प्रश्न हमारा है कि पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो निकेल पाया जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न हमारा है इंपॉर्टेंट कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। ठीक है, जो 0 डिग्री अक्षांश पर होती है। 23.5 डिग्री अक्षांश पर क्या होती है? कर्क रेखा उत्तरी की तरफ। और 23.5 डिग्री अक्षांश जो नीचे की तरफ होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मकर रेखा। ये हमारी कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा, ये मकर रेखा। ठीक, 23.5। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? ये आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। ठीक है। और पृथ्वी का शेप क्या है? गोलाकार, अंडाकार, ठीक है, या वृत्त? किस तरीके से ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 2 प्रश्न आपको। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो 2 देशांतर रेखाओं को क्या जानते हैं? गोरे नाम से। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है वह है भूमध्य रेखा। ठीक है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। जबकि पूर्व से पश्चिम वाली मिलाने वाली रेखा को, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। वहीं निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय कितने का अंतर है? यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय में कितना अंतर होता है? ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है। वहीं अगला जो हमारा सेक्शन होगा वो हमारा करंट अफेयर्स का होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि करंट अफेयर्स जो है कोरोना से संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछे जाने की संभावना पूरी है। तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि कोरोना वायरस 2019 का पहला केस कहाँ पर देखा गया था? आपको पता होगा, चीन के वुहान शहर में। ठीक है। वहीं कोरोना वायरस के नए वायरस का अस्थायी रूप में क्या नाम दिया गया है? ठीक है, SARS-CoV-19। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं किसने कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, यानी WHO ने। और वहीं कोरोना वायरस का पहला मामला भारत में किस राज्य में देखा गया था? केरल में देखा गया था। वहीं अगर बात की जाए किस बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के चलते आपातकालीन ऋण सुविधा की शुरुआत की है? ठीक है, आपातकालीन ऋण सुविधा की शुरुआत भारतीय स्टेट बैंक ने किया है। ठीक है, कोरोना वायरस के महामारी के चलते। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको। वहीं अगर अगले प्रश्न की बात की जाए कि WHO द्वारा अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया है? कोविड-19। ठीक। और मनुष्य में कोरोना वायरस किस संक्रमण के कारण होता है? तो श्वास तंत्र संक्रमण। ठीक है, जिसमें सांस लेने में दिक्कत आती है। कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है? तो यह RNA वायरस है, इसको ध्यान रखिएगा। और वहीं कोरोना वायरस की सीधा प्रभाव मानव शरीर पर कहाँ पड़ता है? श्वसन तंत्र पर। वहीं अगर बात की जाए कि कोरोना वायरस की पहचान कैसे की गई है? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विश्लेषण तकनीकी के द्वारा वायरस नमूने के लिए। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस देश ने
कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया है, तो ये भारत ने लागू किया है। ठीक, वहीं देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल कहाँ पर शुरू किया गया था, तो ये अमेरिका में शुरू किया गया था। अमेरिका की किस कंपनी ने एजुकेशनल कोरोना वायरस वेबसाइट लॉन्च किया है, गूगल ने। वहीं कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये WHO ने लॉन्च किया है। कौन सा? कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो कोरोना वायरस का नाम कहाँ से लिया गया है, तो क्राउन लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण। अगला प्रश्न हमारा इतिहास से होगा। इंडिया संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है, तो भारत जो है भारत चक्रवर्ती के नाम पर जो है भारत पड़ा है। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, ये है मुंबई। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये है राजस्थान। और भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो ये है 28 राज्य। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। वहीं अगर बात की जाए कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी सबसे चौड़ी नदी है। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, कुतुब मीनार सबसे ऊंची मीनार है। वहीं भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो यह है चेनानी नैशारी सुरंग। वहीं भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं बात किया जाए कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था, 1916 में। और भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय को क्या नाम है, तो SNDT महिला विश्वविद्यालय। वहीं भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था, तो ये हुआ था मुंबई में। वहीं बात की जाए कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी है, तो ये है कमलजीत संधू। वहीं अगर बात की जाए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है, तो बछेंद्री पाल हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो भारत में घटनाएं घटी हैं या फिर जो आंदोलन हुए उससे संबंधित यहाँ पे प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था, 1885 में। बंग भंग आंदोलन, जिसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ये 1905 में आया था। ठीक, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी और कांग्रेस का बंटवारा 1907 में किया गया था। वहीं बात किया जाए कि होम रूल आंदोलन जो है कब आया था, तो 1916 में। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में लाया गया था। मांटेग्यू घोषणा जो की गई थी वो 20 अगस्त 1917 को किया गया था। वहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट रोलेट एक्ट पूछा गया है कि रोलेट एक्ट कब आया था, तो 19 मार्च 1919 में। ठीक, वहीं बात की जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट सहित आपको याद रखना है कि 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटी थी। खिलाफत आंदोलन कब आया था, तो 1919 में आया था। वहीं बात की जाए कि हंटर कमेटी का रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी, तो यह 18 मई 1920 को प्रकाशित की गई थी। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था, तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को की गई थी। वहीं चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना अगर बात की जाए तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई थी और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। वहीं भारत आगमन बात की जाए कि भारत का आगमन कब हुआ था साइमन कमीशन का, तो 3 फरवरी 1928। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेहरू रिपोर्ट कब आई थी, तो नेहरू रिपोर्ट जो है वो अगस्त 1928 में आई थी। वहीं बारदौली सत्याग्रह जो है अक्टूबर 1928 में हुआ था और लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 को। वहीं कांग्रेस लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो कांग्रेस लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था, कांग्रेस लाहौर अधिवेशन। वहीं अगर बात की जाए कि स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई थी, तो स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को की गई थी। नमक सत्याग्रह जो है वो 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक जो है नमक सत्याग्रह जो चला था। ठीक, नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 ईस्वी से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला था। वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको पता होगा कि 6 अप्रैल 1930 को आया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को आयोजित हुआ था। वहीं गांधी इरविन समझौता मोस्ट इंपॉर्टेंट, गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931 को हुआ था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। वहीं कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचाट
जो आया था वो आया था 16 अगस्त 1932 ईस्वी को। वहीं बात की जाए कि पूना पैक्ट कब आया था, तो पूना पैक्ट सितंबर 1932 में आया था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन की जो हुआ था वो हुआ था 17 नवंबर 1932 को। वहीं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में किया गया था। वहीं फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन किया गया था। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 ठीक है मनाया जाता है। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को की गई थी। वहीं अगस्त प्रस्ताव मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया था। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया था। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 में आया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को। वहीं शिमला समझौता 25 जून 1945, शिमला समझौता 25 जून 1945 को। और नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 को। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 को हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगला हमारा कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946, कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 को। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है मनाया जाता है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस पहली बार जब मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। वही अंतरिम सरकार की स्थापना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को हुई थी। स्वतंत्रता आपको मिली है 15 अगस्त 1947 को। ठीक, अब हमारा अगला होता है स्टार्ट। अगला सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जब आप दे के आएंगे तो अगर आप इनसे देखे रहेंगे तो पूरा का पूरा प्रश्न जो है मैच करेगा। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था, तो आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन ब्रह्म समाज था। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया था, तो ब्रह्म समाज का विरोधी जो था वो था धर्म समाज। ठीक है, ये था धर्म समाज। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे, तो धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव थे। वहीं सती प्रथा का अंत कब हुआ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 में। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा, राजा राम मोहन राय का सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास था। इन्हीं की वजह से सती प्रथा समाप्त हुई। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में, मुंबई में हुआ था। वहीं आर्य समाज स्थापना जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1875 में किया गया था। कहाँ किया गया था, मुंबई में किया गया था। आर्य समाज किसके विरुद्ध है, तो आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठानों व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठानों व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। वहीं 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है, तो 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को माना जाता है। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ पर हुआ था, राधानगर जिला वर्धमान में हुआ था। और स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर है। वहीं अगर बात किया जाए, अगर हमारा अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली, तो राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर रामचंद्र विधवागिश ने संभाली थी। वहीं किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली, तो ये केशव चंद्र सेन के प्रयासों से जो है ब्रह्म समाज की जड़ें जो है उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली थी। वहीं अगर बात की जाए कि 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, तो 1815 ईस्वी में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर हॉकिंस संस्था से जुड़े थे, तो राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर हॉकिंस जो थे वो हिंदू कॉलेज से जुड़े हुए थे। वहीं अगर बात की जाए कि थियोसॉफिकल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी। वहीं थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई थी, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 में, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है, 18-19 नंबर को यहाँ पे स्किप करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, तो सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की रचना है।
वेदों की ओर लौटो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। वहीं अगर बात किया जाए कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896-97 में बेंगलुरु अर्थात बेलूर अर्थात कलकत्ता में हुई थी। माफ़ कीजिएगा, बेलूर है, ठीक। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। वहीं बात किया जाए कि अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था, तो अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। और वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव सर सैयद अहमद खान ने डाली थी। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो युवा बंगाल आंदोलन के नेता हेनरी विलियम डोरोजियो थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। वहीं अगर बात की जाए किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई है, तो ये राजा राम मोहन राय हैं, ठीक है। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ पर है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र है पटना में। वहीं अगर बात की जाए, अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? तो भारत में दास प्रथा को 1843 ईस्वी में अवैध घोषित कर दिया गया था। वहीं भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी, यानी अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लाई गई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था विलियम बेंटिंग के द्वारा लाई गई थी। बात की जाए कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये कथन किसका है? तो वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये कथन है स्वामी दयानंद सरस्वती से। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रनाटे को कहते हैं। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? तो विवेकानंद शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए। वहीं संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो संवाद कौमुदी पत्र के संपादक राजा राम मोहन राय थे। वहीं तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधनी सभा व तत्वबोधनी पत्रिका किससे संबंधित है? तो देवेंद्र नाथ टैगोर। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधनी सभा एवं तत्वबोधनी पत्रिका किससे संबंधित है? देवेंद्र नाथ टैगोर से। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? तो प्रार्थना समाज की जो है स्थापना वो केशव चंद्र सेन के प्रेरणा स्वरूप हुई थी। बात किया जाए कि वामा बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली थी? तो वामा बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए केशव चंद्र सेन ने निकाली थी। शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला प्रश्न हमारा है कि कूका आंदोलन किसने चलाया था? कूका आंदोलन गुरु राम सिंह ने चलाया था। 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ था? 1956 में धार्मिक अयोग्यता कानून पारित हुआ था। बात की जाए कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो महाराष्ट्र के गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ब्रह्म समाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद पर विश्वास रखता है। देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो देव समाज की स्थापना शिवनारायण अग्निहोत्री ने किया था। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिवदयाल साहब थे। और फेवियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो एनी बेसेंट थी। वहीं अगर बात की जाए कि 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन था? तो 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला अहरार आंदोलन था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत समाज सेवा की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? तो भारत समाज सेवा की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। सिख गुरुद्वार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो सिख गुरुद्वार अधिनियम 1925 में पारित हुआ था। वहीं बात की जाए कि रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी थी? तो डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सन 1917 में बनी थी। अगला है शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? तो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने 1893 में भाग लिया था। वहीं प्रिसेप्टस ऑफ जीसस की रचना किसने की थी? तो प्रिसेप्टस ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। वहीं बात की जाए कि राजा राम मोहन राय की फ़ारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में किया गया था? तो ये थी तुहफ़तु उल मुहाविदीन। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। वहीं राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा है? तो राजा राम मोहन राय को सुभाष चंद्र बोस ने युगदूत कहा है।
वहीं अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है कि नादिर शाह किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो नादिर शाह ने मोहम्मद शाह शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। किसने कहा था कि राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए। तो कौटिल्य ने कहा था कि राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए। वही चंगेज़ खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो चंगेज़ खान ने इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। वहीं बात किया जाए कि वर्धमान को महावीर अथवा जिन क्यों कहा जाता है। तो वर्धमान को महावीर अथवा जिन सुख एवं दुख पर विजय पाने के कारण कहा जाता है। वहीं घसीटी बेगम, राजवल्लभ, शौकत जंग किसके प्रधान शत्रु थे। तो ये थे सिराजुद्दौला के। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अर्थात डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। तो ठीक है, ये किया था बाल गंगाधर तिलक ने। वहीं बात की जाए मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगला प्रश्न हमारा है कि 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग था। वहीं बात की जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने। वहीं चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था। वहीं भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था के द्वारा दिया गया था। तो भारत भारतीयों के लिए जो नारा दिया गया था वो आर्य समाज के द्वारा दिया गया था। और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार की रीट जारी कर सकती है। वहीं मौलिक कर्तव्य अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है। तो ये इसको थोड़ा संशोधित कर लीजिएगा, ठीक है। वर्तमान समय में स्किप कर देते हैं 12 नंबर। 13 नंबर है भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियों पर कार्रवाई करने का अंतिम उत्तरदायित्व किसका है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति का है। इसी प्रकार से अगला हमारा प्रश्न है कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का विशिष्ट चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 40 में, ठीक है, ग्राम पंचायतों का विशेष परिचर्चा की गई है। वहीं अगर बात की जाए अगला प्रश्न हमारा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है। तो अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में की गई है। वहीं म्यांमार की सीमा से मिलने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश। वहीं भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है। तो भारत की सबसे लंबी सुरंग पहली बात तो कौन सी है, जवाहर सुरंग। ये कहाँ पर अवस्थित है, जम्मू कश्मीर में। वहीं अगर बात की जाए अगला कि यूरोप और अफ्रीका को कौन सा जलडमरू मध्य अर्थात स्टेट अलग करता है। तो यूरोप और अफ्रीका को जिब्राल्टर अलग करता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा। वहीं कौन सी बैंक विदेशी मुद्रा अकाउंट्स ऑपरेट करने के लिए अधिकृत है। तो कौन सी बैंक जो विदेशी मुद्रा अकाउंट्स ऑपरेट करने के लिए अधिकृत है वो है केवल राष्ट्रीयकृत बैंक के। वहीं अगर बात किया जाए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, ठीक, किस संस्था ने स्थापित किया था। तो सेबी ने। वहीं आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। किस समिति ने कृषि जोतों अर्थात एग्रीकल्चर होल्डिंग पर कर लगाने की संस्तुति की थी। तो यह है राज्य समिति ने किया था। कर सुधार समिति अर्थात टैक्स रिफॉर्म कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। तो कर सुधार समिति मोस्ट इम्पॉर्टेंट राज्य चलैया अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, ठीक है, कर सुधार समिति के। अगला हमारा प्रश्न है कि विटामिन B12 किस धातु में विद्यमान होता है। तो विटामिन B12 जो है कोबाल्ट में विद्यमान होता है। वहीं बात की जाए कि वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय अर्थात इनर्ट गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है। तो ये है आर्गन। किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण अर्थात डेंटल कैरीज होने लगता है। तो यह है प्लोरीन की कमी के कारण, पायरीन है। प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया समाप्ति पर बने पदार्थ कौन से हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया जब समाप्त हो जाती है तब कहाँ पर किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन का। निकट दृष्टि दोष, इसमें आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। नी जैसे अब बात यहाँ पे जैसे उत्तल, ठीक है,
दू में क्या मात्रा है, दूर दृष्टि दोष में ऊ की मात्रा है, तो ये उत्तल लेंस प्रयुक्त होगा। बाकी निकट, ठीक है, अगला जो हमारा जगह निकट में क्या होगा, निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, अवतल लेंस का प्रयोग होगा। वहीं अगर बात की जाए तो ये ठीक उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। वहीं दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। वहीं बात की जाए कि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, यानी दूर दृष्टि दोष, साफ बात है, ठीक है, दूर को देख सकता है, दूर दृष्टि दोष। कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति संस्थान कहाँ पर अवस्थित है, कर्नाटक में। संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई थी। द साइंस ऑफ भारतनाट्यम पुस्तक किसने लिखी थी, तो सरोजा बैजनाथन ने लिखा था। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, विजयलक्ष्मी पंडित। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, दामोदर नदी पर बनाई गई है। वहीं अगर बात की जाए कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र अर्थात एटॉमिक प्लांट कौन सा है, तो तारापुर परमाणु संयंत्र। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ये राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी अर्थात हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है, एडवोकेट जनरल। वहीं बात की जाए कि किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था, तो ये मोरारजी देसाई। चिपको आंदोलन किस विषय से संबंधित है, तो ये वन संरक्षण से संबंधित है। तो अधिकतर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, और हमारा अगला सेशन जल्द ही आएगा और आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। इससे संबंधित जो भी डाउट हो आप डेफिनेटली हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है, आपके डाउट का हम यहाँ पे आंसर देंगे। बाकी आप हमसे अगर सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, सोशल मीडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। अगली चीज़, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड करके जल्दी, आपके पास वक्त नहीं है, ठीक है, उसको रोज़ सॉल्व कीजिए, भले ही एक पार्ट डाउनलोड कीजिए, ठीक है, उसके पार्ट को डाउनलोड करके अपने आप के सॉल्व कीजिए, रोज़ एक रूटीन बना लीजिए डेली का, ठीक है, 2-2.5 घंटे खुद को दीजिए, एक एनवायरनमेंट बनाइए एग्ज़ाम हॉल का, ठीक है। बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, बड़ी आसानी से हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है हमेशा हाई रहना चाहिए, और अपने आप पर खुद पर आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। जब आप में खुद पे देखिए आत्मविश्वास और जो होता है एक आत्मविश्वास होता है, ठीक, और एक बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास आ जाता है तो उससे क्या होता है कि व्यक्ति अंधेरे में जीने लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, ठीक है। तो इसके बीच में एक बहुत पतली रेखा होती है, उस पतली रेखा को आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बाकी कॉन्फिडेंस को बना के रखिए, ठीक है, बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, हो जाएगा, चाहे पीजीटी का एग्ज़ाम हो चाहे यूजीटी का एग्ज़ाम हो। मेन कैंपस वाली बात होती है तो मेन कैंपस भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी तैयारी करते रहिए, तैयारी चलती रहेगी, और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आप वहाँ पे देख सकेंगे, और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी हमारे द्वारा दी जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस।